राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव सिपालगंज की कहानी है। उस गांव की ज़िंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षित नारों के बावजूद घिसट रहा है। इस उपन्यास के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ला जी। कुछ हिस्सा हम श्रीलाल शुक्ला जी के बारे में जान लेते हैं। श्रीलाल शुक्ला का जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ था और उनका जन्म स्थान था अतरौली गांव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और उनकी मृत्यु भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ही हुई थी 28 अक्टूबर 2011 को। शुक्ला जी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीलाल शुक्ला जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से नियुक्त भी हुए थे और स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन को मूल्यहीनता को परत उखाड़ने वाले उपन्यास राग दरबारी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं देखी जाए तो उपन्यास के अंतर्गत आता है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पाँव। और कहानी में है एक घर मेरा नहीं है और इस उम्र में। आलोचना में है अज्ञा, कुछ राग और कुछ रंग। अब इस उपन्यास के पात्रों की बात कर लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास में कई पात्र हैं जो कि अपनी भूमिका बड़े ही कुशलता रूप से निभा रहे हैं। वैद्य जी हैं जो कि गांव के राजनीति के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। वैद्य जी भी आधिकारिक तौर पे स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं। दूसरा आता है रूपन बाबू, वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्र नेता हैं। और रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में रहे हैं उसी कॉलेज में जहां उनके पिता वैद्य जी प्रबंधक हैं। अब आते हैं बद्री अग्रवाल जो कि रूपन बाबू के बड़े भाई हैं, यानी वैद्य जी के बड़े बेटे हैं। पिता के साथ से दूर रहते हैं क्योंकि उनको अपने शरीर से बहुत प्यार है और अपनी शरीर निर्माण के लिए वो दिन भर लगे रहते हैं। अब आते हैं रंगनाथ। रंगनाथ वही है जिनसे उपन्यास आरंभ होता है और उनके आने से उपन्यास आरंभ होता है और उनके चले जाने के बाद उपन्यास ख़त्म हो जाता है। ये इतिहास में MA कर चुके हैं और इनकी शरीर कुछ असुस्थ होने के कारण गांव की आबो हवा में रहकर खुद को स्वस्थ बनाने के लिए आते हैं और ये वैद्य जी के भतीजे हैं। एक तरह से कहे जाए तो वैद्य जी और रंगनाथ इन दोनों पर ही उपन्यास आधारित है। छोटू पहलवान जो कि बद्री अग्रवाल के गांव के राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर है। अब आते हैं प्रिंसिपल साहब। ये इनका नाम प्रिंसिपल साहब ही इस उपन्यास में बताया गया है और कुछ नाम नहीं आया है इनका। ये छामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्राचार्य हैं। कॉलेज में कर्मचारी के अन्य सदस्यों के साथ इनका संबंध कुछ अच्छा नहीं है। ये साजिश के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है, लगभग हमेशा नशे में रहता है। और है फिर शनिचर, इसका असली नाम मंगलदास है, वो वैद्य जी का नौकर है। और एक है लंगड़, ये स्थानीय आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है और मेन तौर पे कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका व्यक्ति है। अब हम उपन्यास समीक्षा की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि ये उपन्यास उत्तर प्रदेश के कस्बा-नुमा गांव के सिपालगंज की कहानी है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार आरंभ होती है कि एक नौजवान सड़क के किनारे खड़ा है
जिसका नाम रंगनाथ है। वो इतिहास में एमए कर चुका है और आगे शोध करना भी चाहता है। ये नौजवान शहरी युवक है और इसका शरीर कुछ अस्वस्थ होने के कारण ये गांव की हवा में स्वस्थ होने के लिए अपने रिश्तेदार अपने चाचा जी के पास जाना चाहता है। और ये काफ़ी समय से रास्ते पर खड़ा होकर अब किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा होता है, पर इसको कोई सवारी नहीं मिलती और ये बहुत देर तक खड़ा वहीं रहता है। कुछ समय बीतने के बाद इसे एक अपनी ओर ट्रक आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख वो खुश हो जाता है और वो खुद भी उस ट्रक की ओर बढ़ने लगता है। शुरुआत में इसका नाम का कोई ज़िक्र नहीं हुआ है। उपन्यास जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बाद ही इसका नाम सामने आता है, परंतु हमको यहाँ आसानी हो इसलिए हमने रंगनाथ नाम ले लिया है। और इस उपन्यास का आरंभ रंगनाथ के आने से यानी इस युवक के आने से आरंभ होता है और इस युवक के वापस शहर लौटने के बाद ही उपन्यास ख़त्म हो जाता है। रंगनाथ अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने रिश्तेदार, मैंने थोड़ा आगे मिस्टेक कर दिया है कि उसके चाचा नहीं, वो चाचा नहीं है, उसके रिश्तेदार उसके मामा हैं जो कि है वैद्य जी। वैद्य जी के दो पुत्र हैं, एक है बद्री पहलवान और एक है रूपन बाबू। दोनों वैद्य जी के अयोग्य उत्तराधिकारी हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी का अर्थात है कि उनके पास जो भी धन संपत्ति है उसका पूरा अधिकार उनके दो पुत्र को प्राप्त है। वैद्य जी जो है मुखौटे के बीच असलियत की पहचान को असंभव बनाने वाले वैद्य जी एकमात्र व्यक्ति नहीं है, वो संस्था है। वो गांव के कुल पूज्य ब्राह्मण है, जान मानने वाले वैद्य हैं, छंगमाल इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हैं और गांव के पंचायत को पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और वैद्य जी की तरह उनके दोनों पुत्र में काबिलियत उस प्रकार नहीं थी कि जिस प्रकार वैद्य जी सब चीज़ संभाल रहे हैं उनके दोनों पुत्र सब कुछ संभाल सकें। वैद्य जी की तरह उन दोनों में चालाकी और कूटनीति की बहुत अभाव थी। अब आते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, और ये जो प्रिंसिपल साहब हैं ये अपने कॉलेज के अध्यक्ष को अपनी खेती समझते हैं। और इस प्रिंसिपल की इतनी साहस की वजह वैद्य जी के उनका साथ होना होता है। प्रिंसिपल जी का अपने अध्यक्ष को खेती समझने का अर्थात ये है कि जिस तरह जब खेती अपने हाथ में होती है अगर लोग चाहे उसे अपने उखाड़ दे या फिर उसे आबाद कर दे, उसी तरह प्रिंसिपल साहब का बिहेवियर यहाँ नज़र आता है। फिर वैद्य जी का जो स्वभाव है वो बहुकोणीय दिखाई देता है। उनमें नेहरू की झुंझलाहट दिखाई देती है, हिटलर की तानाशाही दिखाई देती है, दुर्भाषा की क्रोध नज़र आती है। शुरू होता है वेला का कैरेक्टर। वेला जो है गयाधीन की पुत्री है और अब अविवाहित है। में इसका कैरेक्टर कामसूत्रता का प्रतीक माना गया है। इसका चरित्र कुछ इस प्रकार है कि वो अविवाहित होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन का आनंद लेती रहती है। पत्र लेखन का कार्य करती है। इसका संबंध वैद्य जी के दोनों पुत्रों से रहता है, पर इनका प्रेम प्रसंग चलने के बावजूद भी इनका विवाह नहीं हो पाता। इसका मेन कारण ये था कि उन दोनों का जाति अलग अलग होता है, इसीलिए वैद्य जी को इस रिश्ते से मंजूरी नहीं मिल पाती। इन सब का परिचय के बाद कथा वस्तु जो है कि फिर से छंगामॉल कॉलेज की तरफ मुड़ता है। कॉलेज के जो अध्यक्ष खन्ना मास्टर जी हैं वो प्रिंसिपल साहब से हार जाते हैं। वैद्य जी के सहयोग से अयोग्य शनिचर प्रधान बन जाते हैं। खन्ना मास्टर जो है वो प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, पर उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। और जो हमारे प्रधान जी हैं उनका नौकर है
शनिचर 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 एक तौर से कहा जाए तो वो वैद्य जी के हाथ की कठपुतली है। वैद्य जी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए शनिचर यानी अपनी नौकर को उसको प्रधान बना देते हैं। इस उपन्यास का आगे बढ़ने के साथ साथ बेला का प्रेम प्रसंग भी आगे बढ़ते चलता है। उसका पहला प्रेम रूपन बाबू के साथ चलता है, पर वैद्य जी के कारण टूट जाता है, अर्थात शादी तक नहीं पहुंच पाता। फिर से उसका प्रेम संबंध उनके अन्य पुत्र बद्री पहलवान के साथ शुरू हो जाता है, फिर ये भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। फिर बद्री पहलवान छंगामल कॉलेज का प्रबंधक पद पर नियुक्त हो जाता है, और इसके बाद बद्री पहलवान के नियुक्त होने के बाद उस कॉलेज में लुच्चे लफंगों का अड्डा बन जाता है। फिर कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है कि रंगनाथ जो शहर से आया था अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु, अपने मामा वैद्य जी के अनुसार वो अपना स्वास्थ्य अब उसका ठीक हो चुका था और वो अब शहर वापस लौटना चाहता था, वहाँ जाकर अपना शोध कार्य पुनः स्टार्ट करना चाहता था। छंगामल कॉलेज के प्रिंसिपल रंगनाथ को अपने कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी पर रखना चाहते थे। रंगनाथ उस कॉलेज में पढ़ाना अपना अपमान मानता है, क्योंकि वहाँ की राजनीति से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। जब प्रोफेसर साहब उसको नौकरी के लिए ऑफ़र देते हैं, तब रंगनाथ उनकी ओर बड़ी ओछी निगाह से देखते हुए उस नौकरी को ठोकर मार देता है, यानी मना कर देता है। प्रोफेसर साहब को अपनी जीवन अनुभव के आधार पर रंगनाथ उनको मूर्ख लगता है कि रंगनाथ ने तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं की थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको इतनी अच्छी पोस्ट की ऑफ़र की, फिर भी रंगनाथ ने मना कर दिया। इसके बाद रंगनाथ अपने शहर वापस लौट आता है और ये उपन्यास समाप्त हो जाती है। मेरे हिसाब से इस उपन्यास में समाज का, राजनीति का और शिक्षा पद्धति का और एक नारी का एक पक्ष, अविवाहित होने के बावजूद भी शादीशुदा जीवन का आनंद लेना और कुछ हद तक आंचलिकता का भी मिश्रण इस उपन्यास में दिखाई देता है।